शांता देवी अपने फोन पर फेसबुक चला रही है, जबकि रज्जू और कविता के बीच रसोई में तीखी बहस हो रही है। घूंघट में 3 अन्य बहुएं सुनीता, गीता और मीरा चुपचाप काम कर रही हैं। हाँ बहन जी, मैं भी अब मॉडर्न हो गई हूँ। योगा भी करती हूँ, फेसबुक भी चलाती हूँ और घर के नियम वही पुराने हैं। हमारे जमाने में तो देखो कविता, घूंघट उठाकर मत घूमो, तुम्हारे संस्कार तो धूल में पड़े लगते हैं, ढूंढने से भी न मिले। अरे रज्जो दीदी, ये कौन सा जमाना है? यहाँ तो अब सास भी खुद मोबाइल चलाती है। जब कान सिर्फ ताने सुनते हैं तो जबान भी धार पकड़ ही लेती है। तुम्हारी ये आधुनिकता इस घर को बर्बाद कर देगी। शादी हुई थी घर संभालने के लिए, ना कि घर को बाजार बनाने के लिए। जो साया हर वक्त डर दिखाए ना, वो परछाई नहीं होती, और मैं किसी से डर के नहीं रहूंगी। राजेश काम से घर आता है और दोनों को लड़ते हुए देखकर परेशान हो जाता है। क्या कभी शांति से नहीं रह सकती तुम दोनों? राजेश, तेरी पत्नी को समझा, और कविता तू भी रज्जो से सीख ले। इस घर में मेरा कहा ही आखिरी होता है। तो बहू की जगह कोई मूर्ति बिठा दीजिए ना, बोलना तो उसे भी नहीं आता। अगली सुबह रसोई में रज्जू और कविता के बीच खाने को लेकर और भी ज्यादा तीखी बहस होती है। गीता और मीरा चुपचाप सब्जियां काट रही हैं। कविता, ये गैस पर दाल क्यों जला रही हो? तुमसे तो चूल्हा भी रूठ गया है, रोटी भी सुलग से निकलती है। चूल्हा ही नहीं, इंसान भी रूठ जाए जब हर वक्त जलाने वाला साथ हो तो। मैं अपना काम अपने तरीके से ही करूंगी। तुम्हारी चाल देखकर तो लगता है जैसे मंदिर नहीं मंच पर चढ़ रही हो। हमारे जमाने में बहू जुबान नहीं चलाती थी। आपके जमाने में सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, इसलिए तो आज जवाब देने वाली बहू चुपती है आपको। अगर चाल सीधी ना हो ना, तो हर सीधी बात भी टेढ़ी लगती है। शांता देवी आकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। बस करो दोनों, तुम्हारे आने से घर की रौनक चली गई है। रज्जो तो बड़ी है, समझदार दिखा अपने आप को। रौनक तब आती है जब मन साफ हो। तानों से नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस अपने तरीके से काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा तरीका ही सबसे अच्छा है। हमारी परंपराएं तो गलत है। तुम्हारी बिंदी से ज्यादा तो ना तुम्हारा घमंड चमकता है। माँ, ये रोज का झगड़ा बंद करवाइए, पूरा घर परेशान हो गया है। मम्मी जी, सब काम रुक गया है। तभी बाहर से काली गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। परिवार के सभी सदस्य चौकन्ने हो जाते हैं। 2 खतरनाक से दिखने वाले अजनबी घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। उनके हाथों में कागजात और धमकी भरे चेहरे हैं। कोई है घर पर? खोलो जल्दी। जी हाँ, आप कौन? क्या काम है? जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक लग रही हैं। नमस्कार करते हैं आपको। अरे तेरी क्या अम्मा लग रही है, बहन लग रही है जो नमस्कार कर रहा है। अरे भैया जी आप भी ना, अरे कभी भी प्यार से बात नहीं करते किसी से। अरे हम कर रहे हैं ना, हमको करने दीजिए। देखिए, हम सेठ अग्रवाल की तरफ से आए हैं। वो जो आपकी जमीन है ना। कौन सी जमीन? वो खेत वाली जमीन, उसके मामले में कुछ बात करनी है आपसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो मेरी और मेरी बहू के नाम पे है। ये तो वही बुढ़िया है। ये वाली जमीन आपके और आपकी बहू के नाम है। हमारे बॉस को चाहिए जमीन। चुपचाप से साइन करो, चलो। रसोई में रज्जू और कविता का झगड़ा अभी भी जारी है। देखो दीदी, मैं क्या कह रही हूँ, जो घर में इज्जत नहीं दे पाते वो बहू को क्या संभालेंगे? तुम्हें हर बात में अपनी ही चलानी है, न पूजा का समय याद, न रसोई का। तुम तो सिर्फ मेहमान लगती हो। ये जमीन नहीं बेच सकती, ये मेरी बहुओं की है। मुझे उनसे पूछना होगा। अरे बुढ़िया, एक पाँव तो तुम्हारा कबर में है और दूसरा का केले के छिलके पर रखने के फिराक में हो। अरे किससे पूछना है और क्या पूछना है? अरे हमारे भैया को देखो, इनका गुस्सा बहुत खराब है। अरे मार बार देंगे, किसी को अच्छा लगेगा का? अरे शांति से जो बोल रहे हैं वो करो। और क्या बोल रही थी तुम? पूछना है, किससे पूछना है? हमारे बॉस ने बोला है ना कि ये काम होने का है तो होने का है, समझी का? राजेश बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रामू से रोक देता है। अरे भाई तू रुक जा, ये औरतों का मामला है, तू बीच में मत पड़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरी माँ को धमकी देने की? ए भैया, देख रहे हो, झूठा इल्जाम लगा रहा है। ओ भैया जी, हम बात कर रहे हैं प्यार से, समझे? धमकी नहीं दे रहे हैं। धमकी तो देना आप शुरू करेंगे। पहले अपनी अम्मा को समझा लो, मान गई तो ठीक, वरना हम धमकी देंगे। धमकी पे भी नहीं मानेगी तो हाथ पांव चलेंगे हमारे, फिर मत बोलना। मैं नहीं कर सकती। ये जमीन मेरी बहुओं की सुरक्षा है। गुंडे अब शांता देवी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। रामू जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें झकझोरता है। अरे बुढ़िया,
सुनाई नहीं देता क्या तुझे? अरे कागजात पे साइन कर और हमें छुट्टी दे, अरे वरना तेरी बहुओं का बहुत बुरा हाल करेंगे, समझ गई क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी बहुओं को धोखा नहीं दूंगी। तुम लोग चले जाओ, ये जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छा तो ऐसी बात है। अब जरा हम भी देखे तुम साइन कैसे नहीं करती। देखो अगर साइन नहीं किया तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगी। शांता देवी की चीख सुनकर रज्जु और कविता अपना झगड़ा भूलकर दौड़ती हुई बाहर आती हैं। पीछे से सुनीता और गीता और मीरा भी डरी हुई लेकिन साहस के साथ आती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास को छूने की? किसकी औकात है हमारे घर में घुसकर धमकी देने की? अगर हर बार मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा गया तो अब मैं जवाब दूंगी। और आप लोगों के चुप रहने के कारण ही इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है कि ये औरतों को घर में घुसकर धमका रहे हैं। अरे देखो देखो, बहुएं भी आ गई, अब तो मजा आएगा। लगता है दोनों खूब लड़ेंगी, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कविता डरने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रज्जु भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहू हूँ, पर अब चुप रहने वाली नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये हमारा घर है। जो साया हर वक्त डर दिखाए वो तुम जैसे गुंडे हैं। यहाँ से भागो। और क्या बोल रही है? चले जाएं? काहे चले जाएं? नहीं जाएंगे हम। अरे समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? एक बार बोला ना, समझ गई ना? चुपचाप से दस्तखत करवाओ और हमें जाने दो, वरना हम हिसाब किताब पे आ गए ना बेटा तो बहुत हालत खराब कर देंगे। तुम हमको साइन दो, हम तुमको आजादी देंगे। राजेश आगे बढ़ता है लेकिन गुंडे उसे धक्का दे देते हैं। कमीनों, औरतों पर हाथ उठाने की हिम्मत, देखूंगा तुम लोगों को। अरे तेरी अम्मा के पति है क्या जो देख लेगा? शांत बैठा रहे, समझा क्या? जो देखना है बाद में देखियो। ए बुढ़िया, चुप से साइन करो और हमें जाने दो, वरना अगर हम हिसाब किताब पे उतर आए ना बेटा, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही रामू शांता देवी को परेशान करता है, रज्जु और कविता एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं और उनके बीच का सारा बैर एक पल में गायब हो जाता है। शैतान, मेरी सास को छूने की हिम्मत! आज तो मैं तुझे मजा चखाती हूँ। निकम्मो, हमारे घर में घुसकर धमकी देते हो। जवाब देना जरूरी हो जाता है जब हर बात पे सवाल हो तो। पांचों बहुएं मिलकर गुंडों को बुरी तरीके से पीटती हैं। गुंडे दर्द से चीखते हुए बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ दो, अरे मत मारो, अरे लगती है, अरे माफ कर दो, अरे मेरी माँ की कसम, अरे मेरे पड़ोसी की कसम, अरे मत मारो, लगती है, अरे अरे इतनी जोर से मत मारो, अरे बहन जी आप बेलन से मत मारिए, आपका बेलन बहुत तेज लगता है। अरे बहन जी, अरे मना कर रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार क्यों रही हो? अरे मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे भैया, आप तो कह रहे थे आपका ब्याह नहीं हुआ, तो बच्चा कहाँ से आया? अब गधे, तुझे बताना जरूरी था क्या? अरे 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 मत मारो। अच्छा अच्छा, स्ट्रेटजी है। अरे हमारा भी 20-20 बच्चा है, हमको भी मत मारो। अरे अरे हमको भी मत मारो, अरे लगती है। अरे अरे भैया को मार लो, हमको छोड़ दो। अरे निकम्मे, मुझे मार रहे हैं। तू मुझे पिटवाने आया है या बचाने आया है? अगली बार तुझे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भैया आप तो बुरा मान गए। अरे बुरा क्या मानू, यहाँ लग रही है मुझे और तुझे बुरे लगने की परी है। अरे भैया लग तो हमको भी रही है। अरे छोड़ दीजिए ना, हमको पुलिस में दे दीजिए। अरे क्या गुंडों को इतना मारता है क्या? अरे हम केस कर देंगे आपके ऊपर। अरे इतनी जोर से मार रही हो आप लोग हमका। अरे रो क्यों रहा है? अरे नहीं तो क्या करे? अरे कितना मारे ये लोग हमको, और आप हमको बचाने की जगह खुद मार खा रहे हो, बेलन से मार खा रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो अरे चुप कीजिए। कितना अच्छा गाँव में खेती बाड़ी करने का सोच रहे थे, बोला था गुंडा बनाऊंगा। मैं साले गुंडा बनाएगा तू हमको। भैया भैया बोलते रहे लेकिन नहीं, ससुर के नाते हमारे कंठ पे सवार हो गया, हमको पिटवा दिया। ए बहन जी हमको छोड़ दो। अरे भैया को कूटो पकड़ पकड़ के। गुंडे गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। घर में शांति हो जाती है। सभी 5 बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और भावुक होकर गले मिलती हैं। कविता, अब मैं समझ गई कि जो दिल में बैर हो उसे हंसी भी ताना लगेगी। मुझे माफ कर देना। दीदी, शुभ और अशुभ सोच में होता है, कदमों में नहीं। आपने सिखाया कि परिवार की रक्षा कैसे करते हैं। आज से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। आज तक मैं सास बनी रही, पर अब मैं माँ बनकर दिखाऊंगी। शायद घर सही हो जाए। भगवान करे तुम हमेशा एक दूसरे का ऐसे ही साथ दो। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं। घर में खुशी और एकता का माहौल छा जाता है।
काजल सुबह सुबह हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी जानकी पूजा की आरती लिए अपनी बहू की तरफ बढ़ती है। अरे माँ, यहाँ मैं भी बैठी हूँ, जरा मुझे भी आरती दे दो। अगर मैंने तुझे आरती दे दी ना तो भगवान भी मुझे 4 कोड़े लगाएंगे। ना तू नहाती है और ना तू कपड़े बदलती है। माँ देखो, भगवान भी कहते हैं मन साफ है तो तन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप तो जानती है मैं दिल की कितनी भली हूँ। ननद जी, भगवान तो ये भी कहते हैं कि बिना नहाए खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे आप अभी जिस उम्र में हो ना, आपको तो पूजा पाठ के साथ साथ अपने दिन की शुरुआत ही करनी चाहिए। बहू तो कह भी कैसे रही है जिसे पानी से ही मौत आती है। देखो, आप भी जानती हैं कि बाहर सर्दी कितनी है और मुझे भी कौन सा कहीं जाना ही है, लेकिन 1 मिनट, सुबह सुबह आप दोनों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो आप लोग मुझे ना नहाने के लिए सुना रहे हो। नहीं, हम सास बहू को तो कोई मुद्दा ही नहीं मिलता, हम तो तेरा ही मुद्दा लेकर बैठे हैं। अब तो ये बता कब नहाएगी? गर्म पानी करवा दूं, नहा लेगी। आज वैसे भी कमली के घर कीर्तन में जाना है। माँ देखो, आज मुझे कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि आज मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है। ननद जी, पास में ही कीर्तन है, एक बार जाकर आ जाना। नहीं नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना है। और माँ आप समझती क्यों नहीं है? और आज तो मेरी दोस्त भी आने वाली है घर, और हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहती। देख लियो, कहीं यहाँ तक तो आए ठीक ठाक, लेकिन उसे घर के बदले हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, वो तो तेरी बदबू से ही मर जाएगी। माँ अभी ये ज्यादा हो रहा है। जानकी अपनी बेटी काजल को कितना भी नहाने के लिए उकसा दे, लेकिन काजल पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। अब इसी बातचीत के दौरान जानकी की पड़ोसन कमली का आना होता है। अरे जानकी, कहाँ है तू? मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि सब कीर्तन में आ जाना। कुछ देर बाद मेरे घर में कीर्तन शुरू होने वाला है। हाँ हाँ कमली, मैं और बहू दोनों समय से कीर्तन में पहुँच जाएंगे। जानकी और जानकी की बहू का तो पूजा पाठ में खूब मन लगता था, लेकिन वहीं रेखा की ननद काजल का मन सिर्फ सोने और खाने और घूमने में लगता था। उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन काजल में कोई बदलाव नहीं दिखता। एक रोज काजल अपनी भाभी के साथ बाजार जाती है। साथ में जानकी और कमली भी होती हैं, जो आगे आगे चल रही होती हैं। भाभी, मुझे तो आप लोग बेकार ही लेकर आए हो। मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, लेकिन मैं तो बस टिक्की खाने आई हूँ। अरे ननद जी, आपको तो घूमना फिरना चाहिए, और आपको पता भी है घूमने फिरने से, 4 लोगों से मिलकर उनसे बातें करने से हमारा दिमाग होता है ना, वो एक्टिव होता है। मुझे नहीं रखना अपने दिमाग को चालू। वैसे भाभी, मेरे शरीर से बदबू तो नहीं आ रही है ना? मैं अभी कपड़े बदल कर और खुशबूदार सेंट मार कर आई हूँ। ननद जी, मुझे लगता है ना, आपके लिए मुझे कोई अच्छा सा मुहूर्त देखना होगा ताकि आप उस दिन नहा सको। सत्यानाश, ये क्या हो गया भाभी? आपको दिखा नहीं मेरे आगे गोबर है, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर मेरा पैर गोबर में जाने दिया। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने भी आपके चिल्लाने पर ही देखा कि सामने गोबर है। अरे क्या हुआ तुम दोनों ननद भाभी को? क्यों रास्ते में लड़ रही हो? हे भगवान, जानकी देख तो तेरी बेटी के पैर गोबर में सने हुए हैं। माँ जी, वो इन्होंने देखा नहीं और इनका पैर गोबर में चला गया। आप दोनों मार्केट जाइए और मैं काजल को घर लेकर जा रही हूँ। जा जा, पहले नहला दियो इसको। अब रेखा अपनी ननद के साथ घर पहुंचती है। भाभी, आप मुझे एक फटा पुराना कपड़ा दे दो। आप बाथरूम में जाओ, मैं मोटर चला देती हूँ और आपके नहाने के लिए कपड़े भी लेकर आ रही हूँ। लेकिन फटे पुराने कपड़ों का आप क्या करोगी? अरे भाभी, आप दो तो मुझे, तभी तो आपको बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। अब रेखा काजल को एक फटा पुराना कपड़ा ला कर देती है और काजल उस कपड़े से अपने पैर और चप्पल पर लगे गोबर को साफ करने लगती है। यह देखकर रेखा अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कितनी पापी हैं। ना तो ये 1 महीने से नहा रही हैं और ना ही अब नहाएंगी। इन्हें इन सब चीजों से घृणा नहीं आती है? देखा ना भाभी, इसे कहते हैं जुगाड़। नहाना भी नहीं हुआ और मैंने अपने पैरों से बदबूदार गोबर भी साफ कर दिया। अब कुछ समय बाद जानकी बाजार से आती है और वो अपनी बहू रेखा से अपनी बेटी काजल के बारे में पूछती है। बहू, आज तो काजल ने नहा लिया।
ये लड़की भी कितनी आलसी है, पापी कहीं की, जो नहाने का नाम ही नहीं लेती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तो गलत सोच रही हो। ननद जी ने तो आज भी नहीं नहाया है, बल्कि इनके पाँव में जो गोबर लगा था ना, इन्होंने फटे पुराने कपड़े से वो पोंछ लिया और बैठकर कमल में आराम से टीवी देख रही हैं। राम रे राम, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मैंने तुझे जन्म दिया। मुझे पहले तो तू ये बता, तू बिना नहाए कंबल में कैसे बैठी? अब तो तेरा इस घर में रहना मेरे लिए दुश्वार हो गया है बिल्कुल। माँ सोने भी दो। एक तो आपने ही मुझे जबरदस्ती ये कहकर चलने को कहा कि बाजार चल कुछ खा पी लियो। मैं भी लालच के मारे आपके साथ हो ली, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ वो गोबर वाला हादसा हो जाएगा। जान के किसी भी तरह अपनी बेटी काजल को नहाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो नहाने के लिए तैयारी नहीं होती थी। अब अगले ही दिन जानकी सुबह उठकर पूजा पाठ करके चाय पीने बैठती है। तभी उसके पास काजल का आना होता है। काजल के आते ही जानकी को गंदी सी बदबू आती है। बहू, बहू ये बदबू कहाँ से आ रही है? बाहर से तो ये बदबू आ नहीं सकती, क्योंकि कल ही नाली साफ करवाई है मैंने। माँ जी सच बोलूं या झूठ? चलो सच ही बोल देती हूँ। वैसे ये जो बदबू आ रही है ना, वो आपके आसपास से ही आ रही है। मेरे आसपास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, तू इस बदबू की बात कर रही है क्या? आप दोनों इशारों इशारों में क्या बातें कर रहे हो? कहीं आप दोनों ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि ये जो बदबू आप दोनों को आ रही है वो मुझ में से ही आ रही है, क्योंकि मैं नहाती नहीं हूँ? देख, तू भी समझदार है बाकी। अब तो मैं तुझे नहाने के लिए बोलने वाली भी नहीं हूँ, बल्कि कल तो तेरी बुआ का फोन आया था, मैंने उन्हें भी बता दिया। तू सारे काम समय से करती है, लेकिन तुझे नहाने में ही बस मौत आती है। हाँ, तभी तो मुझसे कह रही थी कि कल को अगर मैंने काजल का रिश्ता देखा तो सबसे पहले लड़कों वालों को यही कहूंगी कि लड़की को सब कुछ आता है, खाना, सोना, टीवी देखना, लड़ना, लेकिन वो नहा नहीं सकती है। ना जाने कितने सालों पहले वो नहाई थी, ये उसे भी याद नहीं है। आप लोगों को मेरे ना नहाने की खबर जहाँ तक फैलानी है फैला दो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। जानकी और रेखा ये सुनकर अपना सर पीटते हुए अपने कामों में लग जाती है। अब किसी बात को लेकर कमली की उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो जाती है। कमली की बात सुनकर जानकी, रेखा और काजल भी घर से बाहर निकल पड़ती हैं। अरे तू और तेरी बहू होगी चुगलखोर। मैं तो जानकी का घर छोड़ कहीं आग लगाने भी नहीं, मेरा मतलब है कुछ कहने भी नहीं जाती। ये क्या बोल रही है? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? ये क्या क्या भाभी आपने? अब देख क्या रहे हो आप लोग? निकालो मुझे। अरे ध्यान से निकल, तेरी वजह से भी हम गंदे हो गए हैं और मुझे तो दोबारा नहाना पड़ेगा। माँ जी, इसी बहाने आज ननद जी नहाएंगी तो सही। लेकिन रेखा के सारे किए पर पानी फिर जाता है। जब जानकी और रेखा, जिन्होंने काजल को नाले से निकाला था, वो नहा कर आते हैं और इधर काजल अपना हाथ पैर पोंछकर और कपड़े बदलकर सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। बहू, अब और नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। माँ जी मुझे भी, ये किसी भी हाल में नहाने वाली नहीं है। रेखा और जानकी कुछ भी कर ले, लेकिन काजल नहाती ही नहीं और रेखा तो बिना नहाई नंद से बहुत परेशान हो चुकी थी। सरला की सरकारी नौकरी थी। अब सरकारी नौकरी थी तो पेंशन भी सरला को अच्छी खासी मिल ही जाया करती थी। सरला का एक ही बेटा था और उसका नाम सुमित था, जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी। लेकिन सरला की बहू की नजर तो सरला के पेंशन पर थी, जो काफी अच्छी खासी थी। अब एक रोज सुमित अपनी पत्नी पूनम से कहता है, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें एक ही बार में शादी के लिए हाँ कर दी? तुझे देखकर तो पहली बार तो छोड़ो, 10 बार में भी कोई हाँ नहीं बोलेगा। वो तो माँ जी की पेंशन है, बस वही एक वजह है जिस वजह से मैंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। क्या सोच रही हो? बोलो भी, क्या देखकर तुमने मुझसे शादी के लिए पहली बार में ही हाँ बोल दिया था? वो आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके बोलने के स्टाइल पर मैं अपना दिल हार बैठी थी बस। सच में? और मुझे तो तुम पूरी की पूरी पसंद हो। मेरा दिल तो तुम्हें देखकर धड़कने लगा था। कितना पकाता है ये। मैं तो चलूँ अपनी सासू माँ की सेवा करने, तभी तो मुझे बुढ़िया की पेंशन मिलेगी। सुमित से बातें करने के बाद पूनम अपनी सास के कमरे में पहुंचती है अपनी सास को मक्खन लगाने, ताकि उसकी सास महीने के आखिर में उसे पैसे दे दे। और अपनी सास के पास जाकर पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपका सर दबा दूं या पैर?
पैर ही दबा दे बहू। सच में जब से तू आई है मुझे तो बहुत आराम मिल जाया करता है। तू मेरा ख्याल भी तो खूब रखती है। हाँ माँ जी, करना तो पड़ता ही है। आप भी तो मेरी माँ समान ही हो। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरे माँ बाप ने। सदा खुश रहे मेरी बच्ची। पूनम अपनी सास को कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी और उसके पीछे भी तो एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि पूनम तो सरला के घर की बहू पेंशन के पैसों के लिए ही बनकर आई थी, ताकि वो अपने शौक पूरे कर सके अपनी सास की पेंशन के जरिए। हालांकि 1 महीने तो पूनम अपनी सास की पेंशन के पैसों से कोई डिमांड नहीं करती थी, लेकिन एक रोज सरला अपने बेटे को सुबह सुबह कहती है, सुमित, ऑफिस जाते वक्त इस पासबुक पर एंट्री करवा लियो ताकि पता चल जाए कि इस महीने के पैसे आए भी हैं या नहीं। सरला इतना कहती ही है कि किचन में काम कर रही पूनम किचन से निकलती है और अपनी सास को कहती है, सुनिए जी, माँ जी की पेंशन आनी है तो एक नया फ्रिज, एक कूलर ले आना, क्योंकि तुम्हारी सैलरी से तो घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत है। क्यों बहू, पुराने फ्रिज में क्या हुआ है? वो अच्छा भला तो चल रहा है। माँ जी, आज ही देखा मैंने एक फ्रिज, थोड़ा महंगा है पर किश्तों पर ले लेंगे, बहुत ही अच्छा है। आइसक्रीम भी बन जाती है उसमें। चल बहू, तूने पहली बार कुछ मांगा है, मेरी इतनी सेवा भी करती है तो मना नहीं करूँगी। सरला के पेंशन के पैसों से फ्रिज और कूलर भी आ जाता है, लेकिन किश्तों पर। सरला की पेंशन 40,000 थी, लेकिन देर शाम फ्रिज और कूलर के आने के बाद एक कुरियर आता है, जिसे देखकर सरला उस कुरियर वाले से कहती है, जी हमारा तो नहीं है, हमने फ्रिज और कूलर मंगवाया था, वो आ गया। अब गलत पते पर नहीं आ गए शायद? जी पता तो इसी घर का है और नाम पूनम है जिनका ये सामान है। पूनम का? उसने अब क्या मंगवा लिया? अभी पूछती हूँ। अब जैसे ही सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है, वैसे ही पूनम आती है और कुरियर वाले को देखकर खुशी से कहती है, लो मेरा ऑर्डर ही आ गया। माँ जी, ये मैंने मंगवाया है, इसमें साड़ी है, बस 1,000 रुपए की है। चलो माँ जी, मैं जब तक साड़ी देख लूँ आप पैसे दे देना इन्हें। इतना कहकर पूनम चली जाती है और कुरियर वाला सरला को देखने लगता है और सरला भी कुरियर वाले से कहती है, सही फंसाया है दोनों ने, एक सामान लेकर चली गई और ये बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। अब सरला कुरियर वाले को पैसे देने के बाद पूनम से कहती है, बहू तूने तो आज मुझे 1 लाख का चूना लगा दिया। एक तो वो किस्त सालों तक चलेगी और अभी ऑर्डर करके साड़ी मंगवाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आप कहे तो मैं अभी इसे वापस कर देती हूँ। मैंने तो सोचा था पड़ोस की विमला आंटी के घर में जो पूजा है ना, उसमें पहनूंगी, लेकिन आप तो मुझ पर गुस्सा कर रही हो। नहीं नहीं बहू, गुस्सा नहीं हो रही, समझा रही हूँ कि इतना खर्चा नहीं करते। सुमित की तनख्वाह भी तो कम है ना। अब सरला के चले जाने के बाद पूनम खुद से कहती है, जब तक है सासू माँ की पेंशन तो काहे की टेंशन, बेचारी सासू माँ। सास की पेंशन से घर का राशन, बिजली का बिल, घर की छोटे मोटे खर्चे और फालतू की चीजों को ऑर्डर करके मंगवाना, बस यही पूरे दिन पूनम करती रहती थी और अपने पति के पैसों का बराबर हिसाब रखती थी। एक रुपए का हिसाब लेती थी वो अपने पति से। इधर एक रोज महीने की आखिरी तारीख को सरला की दवाई खत्म हो जाती है और दवाइयों के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से सरला अपनी बहू को कहती है, बहू सुमित से मांगकर मुझे 2,000 दे दे, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। माँ जी, अभी तो पैसे नहीं है उनके पास, कल ही बैंक में रखवाया है, बार बार डालना फिर निकालना अच्छा थोड़े लगता है। और अब सुमित जी के पास भी तो और काम है ना। बहू तुझे भी पता है मेरी पेंशन के पैसों से 2 किस्तें जाती हैं और इस महीने तेरी शॉपिंग की वजह से मेरे हाथ में महीने के आखिरी में पैसे ही नहीं बचे। माँ जी, आप तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, जिसे सारे पैसे मैंने ही खर्च करवा दिए हूँ। बहू तुम मुझसे लड़ने के मूड में क्यों है? मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे पास दवाइयों के भी पैसे नहीं हैं। माँ जी, मेरे पास भी नहीं है पैसे, घर की मुखिया तो आप ही है और घर भी आप ही चलाती हो, तो ऐसे में मेरे हाथों में पैसे होना सवाल ही नहीं उठता। अब सरला समझ जाती है कि उसकी बहू उसे पैसे तो नहीं देने वाली, क्योंकि वो बहाने कर रही होती है। अब उदास सरला विमला के घर जाती है और विमला भी सरला का उदास चेहरा देखकर सरला से कहती है, अब तुझे क्या हुआ? तेरी सेवा करने वाली बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू तो नहीं कर दिए? हाँ विमला तो सही ही कहती थी, मेरी बहू ये जो पैर दबाना, सर दबाना, खाना पीना सब पैसों के लिए ही तो करती थी।
सबकी बहुएं ऐसी ही होती हैं, बस रंग बाहर आने में समय लग जाता है। मैंने आज अपनी बहू से थोड़े से दवाइयों के लिए पैसे क्या मांग लिए, उसने तो साफ मना कर दिया। हाँ करेगी ही, तू भी तो बहू को बेटी ही मानती है, अब देख लिया ना उसे। अब सरला को तो अपनी बहू का लालच साफ नजर आने लगा था, जिस वजह से विमला सरला से बोलती है, देख सरला, अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू मेरे साथ तीर्थ यात्रा पे चल, वहीं 1 महीने घूम घाम कर लौटेंगे। सही कह रही है तू विमला, कल ही चलना है ना, चलती हूँ, जाने दे इन्हें, यहाँ जब पैसों की दिक्कत होगी तो मेरी याद आएगी इन्हें। विमला के कहने पर सरला विमला की बातें मानकर अगले ही दिन तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है और पूनम के हाथ में जाते हुए 10 रुपए देते हुए कहती है, ले बहू, अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, कुछ मंगवा कर खा लियो। सरला के दिए हुए पैसों को देखकर पूनम खुद से कहती है, 10 रुपए तो ऐसे देकर गई है जैसे मैं दूध पीती बच्ची हूँ। अब इधर सरला के जाते ही ऑनलाइन राशन का सामान आ जाता है, साथ ही फ्रिज और कूलर की किस्त वाला भी आ जाता है, जिसे पूनम अपने पैसे देती है। और उनके चले जाने के बाद पूनम खुद से कहती है, मैं भी 2000 बचाने के चक्कर में 15,000 एक पल में ही भर चुकी हूँ। मेरी बुद्धि को क्या हो गया है? अभी तो शुरुआत थी, सरला तो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर गई थी। अब जब पूनम के पति के पैसे घर के सामान और किश्तों में खर्च होते, तब पूनम समझ जाती है कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया, जिसके बाद उसे सबक मिल ही जाता है। ये कहानी है 3 नंदों की, अमावस्या, पूर्णिमा, सुरीली, जिनकी भाभी थी चांदनी। चांदनी की तीनों नंदी अनोखी थी। अमावस्या बहुत ज्यादा काली थी, तो वहीं पूर्णिमा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो तोतली थी। तीसरी थी सुरीली, जिसका नाम तो सुरीली था, लेकिन जब वो बोलती थी तो उसकी आवाज ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई आदमी बोल रहा हो। एक रोज चांदनी अपने कमरे में अपनी नई साड़ियों को देख रही थी कि तभी तीनों नंदी उसके कमरे में पहुंच जाती है और चांदनी के पास जाकर अमावस्या कहती है, चांदनी भाभी, आपकी ये पीली साड़ी कितनी सुंदर है, बहुत महंगी लगती है, लेकिन क्या ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी? कि तभी पूर्णिमा, जो सबसे खूबसूरत थी लेकिन तोतली थी, वो तुतलाती हुई अमावस्या से कहती है, तू लेने दे, तेरे ऊपर तो तिथि कीमत पलटती नहीं लगे दी, ततल देती है तूने अपनी, इतनी तो ताली है, ऊपर ते ये पीला तलल, लेने दे, तेले ते दादा तो ये मुतपल तूत तलेदा, त्योती मैं बहुत तुंदल हूँ, ये तो मुतपल यत्ती लदे दी। पूर्णिमा और अमावस्या आपस में लड़ रही होती है कि तभी सुरीली बोलती है, तू रहने दे पूर्णिमा, सुंदर होने से क्या होता है, जब साड़ी पहनेगी और फिर कुछ बोलेगी तब तो तेरी बेइज्जती हो ही जाएगी। लोग भी बोलेंगे कि देखो इतनी तो सुंदर है लेकिन बोलती कैसे है तुतलाकर। तो तुम दोनों रहने दो, ये साड़ी मुझ पर ही अच्छी लगेगी। सुरीली की बात सुनकर पूर्णिमा सुरीली से कहती है, तूने थुत तो देखा है, तेरी आवाज तो मुझसे भी ज्यादा खराब है, तिथि ने थुन लिया ना तो तुझे तो औलत मानने ते भी इंताल तल देदा, और तुझे थाली पहननी है। तुम तीनों बहस करना बंद करोगे कि नहीं? और ये क्या लगा रखा है तुमने? एक दूसरे को उसकी नजरों में ही गिरा रही हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन कभी भी किसी को पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कैसा है उसमें उसकी गलती तो नहीं ना। और रही इस साड़ी की बात, तो तुम तीनों पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, जब भी पहनना हो आकर मुझसे ले जाना। अपनी भाभी की बात सुनकर तीनों बहनों को समझ आ जाता है कि वो तीनों बेकार में ही एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी की बड़ी ननद पूर्णिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। चांदनी पूर्णिमा से कहती है, देखो पूर्णिमा, लड़के वाले आ गए हैं और उन्हें तुम पसंद हो और वो जल्द ही तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। कोशिश करना उतना ही बोलो जितने की जरूरत हो। ठीक है भाभी, आप बैठा तौदी में बैठा ही तलुंदी। दोनों बहनें मिलकर अपनी बहन पूर्णिमा को तैयार करती है। पूर्णिमा ने वही पीली साड़ी पहनी होती है, जो कुछ देर बाद पूर्णिमा सभी के सामने चाय लेकर आती है और होने वाले पति मोहित के सामने आकर बैठ जाती है। मोहित कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा होता है कि तभी चांदनी मोहित से कहती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मोहित? कुछ पूछना हो तो तुम भी पूछ सकते हो और बात भी कर सकते हो। चांदनी भाभी के कहने पर मोहित पूर्णिमा से बोलता है, लेकिन मोहित जैसे ही बोलता है वो हकलाने लगता है और हकलाते हुए पूर्णिमा से कहता है, मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं पूर्णिमा के मुंह से सुनना
चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो और लिखते थे तो तुम है। ऐसे ही समय बीतता है और पूर्णिमा की शादी मोहित से हो जाती है और पूर्णिमा अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। अमावस्या अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी चांदनी वहाँ आती है और अमावस्या के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ अमावस्या, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो तुम? कोई बात है बताओ, क्योंकि तुम तो इतना शांत रहने वालों में से नहीं हो। चांदनी भाभी, मेरा रंग कितना काला है और मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, लेकिन इस काले रंग की लड़की को कौन ही हिस्सा लेने देगा। ऐसा नहीं होता, तुम खुद ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर रही हो। खुद पर तो विश्वास करना सीखो। इस तरह खुद पर विश्वास करते हुए अमावस्या एक ब्यूटी इवेंट में जाती है, जहां वो कई लोगों से मिलती है और उसे भी बहुत से लोग नोटिस करते हैं। इवेंट के बाद अमावस्या अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह उसके घर में कुछ लोग आते हैं, जिसे देखकर चांदनी उससे कहती है, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? अरे हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज हैं। और जज अपनी बातें बोल ही रहा था कि तभी चांदनी कहती है, अच्छा, आप लोग पूर्णिमा से मिलने आए हैं, लेकिन उसकी तो शादी हो गई। नहीं, हम यहाँ पर अमावस्या नाम की लड़की से मिलने आए हैं, जो कल ब्यूटी इवेंट में आई थी। चांदनी अमावस्या को बुला कर लाती है। अमावस्या नीचे आती है और जज के पास जाती है। क्या आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी? लेकिन मेरा रंग तो बहुत काला है, मैं कैसे हिस्सा ले सकती हूँ? लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया तो। वो दरअसल हम काले रंग की लड़कियों को ही इसमें पार्टिसिपेट करने बुला रहे हैं, क्योंकि हम ये काले और गोरे रंग का भेद खत्म करने के लिए ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट सिर्फ सुंदर लड़कियां ही कर सकती है। जज की बात सुनकर अमावस्या भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। चांदनी अमावस्या की बहुत मदद करती है और उसे हमेशा मोटिवेट करती है। ऐसे ही समय बीतता है। अमावस्या उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। एक दिन सुरीली अपने कमरे में सिंगिंग कर रही थी कि तभी चांदनी और अमावस्या उसके कमरे में आती है और उसको गाते देखकर चांदनी कहती है, अरे कितनी अच्छी आवाज है, लग रहा है सच में अरिजीत सिंह खुद आकर गाना गा रहा हो। तुम्हारी आवाज सच में बहुत सुंदर है, देखना तुम एक दिन बहुत ही अच्छी सिंगर बनोगी। हाँ भाभी, लेकिन क्या फायदा, लोग तो मजाक ही बनाते हैं ना कि एक लड़की होकर मेरी आवाज लड़कों जैसी है। अरे लोगों को मेरी आवाज पसंद बाद में आती है, पहले उनको मुझ पर हंसी आती है। अरे तो क्या हुआ, आप मेल आर्टिस्ट का काम कर सकती हो दीदी, और मेल ही सही, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी आवाज कितनी अच्छी है। सुरीली, मैं क्या कह रही थी कि पास के ही स्कूल में एक सिंगर ढूंढ रहे हैं जो कि आदमी हो और उसकी आवाज भी अच्छी हो। तुम उसके बारे में सोचो ना। अपनी भाभी की बात मानकर वो बच्चों के स्कूल में जाती है। स्कूल में जाने के बाद वो वहाँ प्रिंसिपल से मिलती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग सर, मैं सुरीली हूँ। दरअसल मैंने सुना कि यहाँ एक मेल सिंगर की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही सुना है, जरूरत तो है, लेकिन हमें मेल सिंगर की जरूरत है। पर तुम तो लड़की हो ना? हाँ मैं हूँ लड़की, लेकिन मेरी आवाज भारी होने के कारण मैं आपके काम आ सकती हूँ। हाँ अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लोगों को पसंद आना चाहिए। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को पसंद आए। सुरीली की बात सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल सुरीली को फेयरवेल के इवेंट में उसका एक परफॉर्मेंस रखते हैं। अगले दिन स्कूल में सुरीली स्टेज पर जाती है और अपना गाना गाना शुरू करती है। सुरीली जैसे ही गाना गाती है कि तभी बहुत से लोग उसकी आवाज सुनकर कहते हैं, अरे ये देखो, ये तो लड़की है और आवाज से तो लड़का लग रही है। अरे लड़की होकर लड़के की आवाज में गाना गाने का शौक है, बताओ। वहीं जहां कुछ लोग सुरीली की आवाज सुनकर उस पर हंस रहे थे, दूसरी तरफ जज को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, जिसे सुनने के बाद स्कूल वालों की तरफ से उसे ट्रॉफी भी मिलती है। कुछ देर में सुरीली अपने घर आती है। सुरीली के हाथ में ट्रॉफी देखकर चांदनी और अमावस्या उसके पास जाती हैं और उससे कहती हैं, देखा, आखिर तुम्हारी जीत हुई ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। देखना दीदी, एक दिन सब आपकी आवाज के दीवाने हो जाएंगे और लोग आपको मेल म्यूजिक आर्टिस्ट के नाम से जानने लगेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी अपनी ननद सुरीली को गिटार लाकर देती है। सुरीली गिटार को देखकर बहुत खुश होती है और अब वो गिटार बजाकर गाना गाती है और सोशल मीडिया पर डालती है। लोग उसकी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। धीरे धीरे सुरीली सिंगर बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।